गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेश चौधरी। और पिछले वीडियो में आपने मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ा था। आशा करता हूं कि शायद आपको बहुत पसंद आया होगा। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा वो एक बार पहले उस वीडियो को देखे। आज का अपना जो वीडियो है वो बहुत ही ऐतिहासिक वीडियो होने वाला है। और आज का अपना जो वीडियो है 15 अगस्त 2020 अर्थात स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पर आज मैं कोई राजनीतिक वीडियो नहीं बना रहा, ना कोई भारतीय संविधान का वीडियो बना रहा। मैं आपको एक ऐसा प्रेरणादायी उद्बोधन आपको देने जा रहा हूं, एक ऐसे इतिहास से आपको रूबरू करा रहा हूं कि शायद आज तक हमने नहीं पढ़ा, और पढ़ा भी है तो शायद ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद हमको कहीं ना कहीं जानने को नहीं मिली। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो एक स्वतंत्रता के महान पुजारी का होगा, जिसने अपने जीवन में अनगिनत संकट झेले, घास की रोटियां खाई, दर दर जंगलों में भटकता रहा, पहाड़ों में चलता रहा, नदियों में, जंगलों में, धूप छांव में। लेकिन इस इंसान ने कभी तुर्कों की गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया। और वो महान शख्सियत है सिसोदिया सरदार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो आज इस महान शख्सियत के बारे में आपको कुछ जाने अनजाने, कुछ अनछुए ऐसे पहलुओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि शायद इस प्रतियोगिता के दौर में आपको ज्ञान के साथ साथ इतिहास का एक वास्तविक नॉलेज आपको हो सके कि हमारा इतिहास क्या था, इतिहासकारों ने उसे क्या बना दिया। ये हमारी विडंबना है कि आज हमारे पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप जैसी शख्सियत को ना पढ़ाकर हमारे पाठ्यक्रम में हमें अकबर महान पढ़ाया गया। मैं इस चीज को कतई स्वीकार नहीं कर सकता। हम राणा के वंशज हैं, हम स्वतंत्रता के पुजारी हैं, घास की रोटी खा सकते हैं, मिट्टी पे सो सकते हैं, लेकिन हम अकबर महान कभी पढ़ नहीं सकते। तो इसी के साथ मैं आपको इस टॉपिक पे ले चलता हूं। प्रतियोगिता की दृष्टि से भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है और एक वाइड नॉलेज जो चाहिए प्रतियोगी को। बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे वीडियो में जो शायद आपके दिमाग में कभी आए होंगे, लेकिन उनका जवाब आपको कभी नहीं मिला होगा। एक एक करके सभी क्वेश्चनों के जवाब मैं आपको आज दूंगा। तो चलो चलते अपन वीडियो पे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की सूर्य का जन्म 9 मई 1540 को 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ। कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। इस महान शख्सियत का जन्म 9 मई 1540 को, जिस दिन इनका जन्म हुआ था, शायद इस राजपूताने की धरती भी खुशी के मारे अपने आंसू बहा रही होगी कि आज इस वीर ने जन्म लिया है और आने वाले समय में शायद मैं स्वतंत्रता की सांसें मैं ले सकूंगी। इन तुर्कों ने एक एक करके राजस्थान की अधिकांश भूमि को अपना गुलाम बना लिया था। अकबर की नीतियों के कारण राजपूतों में आपसी वैमनस्य पैदा हो गया। राजपूताने की जो एकता और अखंडता थी वो छिन्न भिन्न हो गई। इस महान शख्सियत की माताश्री का नाम था महारानी जयवंताबाई। महारानी जयवंताबाई। सभी बच्चों ने पढ़ा होगा महाराणा प्रताप की माताश्री का नाम महारानी जयवंताबाई। लेकिन इतिहासकार कभी यह नहीं लिखते महाराणा उदय सिंह देहांत, महाराणा उदय सिंह इनके पिता, महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह, महाराणा
उदय सिंह। सभी इतिहासकारों ने लिखा है कि महाराणा उदय सिंह का देहांत 1572 में होली के दिन हुआ था। शायद आपने इतिहास में कभी इस बात का अध्ययन नहीं किया होगा कि महाराणा जयवंताबाई का देहांत कब हुआ। इतिहास इस चीज का कभी वृत्तांत नहीं देता है। मैं आज आपको इस अनछुए पहलू के बारे में बताता हूं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की माता जयवंताबाई 1567 में धूर्त अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पे आक्रमण किया था। इतिहास में आपने पढ़ा होगा, जयमल पत्ता की कहानी पढ़ी होगी आपने। उस समय 1567 के समय जब चित्तौड़ का दुर्ग महाराणा उदय सिंह के हाथों से निकल गया तो महारानी जयवंताबाई वे यहां से निकलकर उदयपुर के पास में गोगुंदा की पहाड़ियों में आ गए थे। और महारानी जयवंताबाई जो थी वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। महारानी जयवंताबाई 1567 के बाद चित्तौड़ के राजमहलों को छोड़कर वाराणसी चली आती है और वाराणसी में यहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी से महारानी जयवंताबाई की मुलाकात होती है और इसी वाराणसी में महारानी जयवंताबाई का देहांत हो जाता है। हमारे इतिहासकार इन चीजों पे कभी गौर नहीं डालेंगे। ये इनकी माता श्री महारानी जयवंताबाई राजपुताने की नहीं, विश्व की हर एक मां ये चाहती है कि मुझे महाराणा प्रताप जैसा पुत्र प्राप्त हो। धन्य है वो मां जिसने ऐसे वीर प्रताप को जन्म दिया, जिसने हमारे जैसे सभी इंसानों के हृदय में स्वतंत्रता के प्रति एक अलग हमारे अंदर जगाई। इसने महाराणा उदय सिंह, इतिहासकारों ने लिखा है, कर्नल जेम्स टोड ने तो यहां तक लिखा है कि राणा उदय सिंह जैसा कायर शासक अगर मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में पैदा नहीं होता तो शायद इस मेवाड़ के जो इतिहास के जो पन्ने हैं वो बहुत उज्जवल होते। शायद कर्नल जेम्स टोड ने भी कहीं ना कहीं इतिहास लिखने में थोड़ी सी गलती की है। महाराणा उदय सिंह कायर नहीं थे। महाराणा उदय सिंह ने उस समय बूंदी जैसी बड़ी रियासत को, वहां के राजाओं को इन्होंने परास्त किया। कई युद्ध इन्होंने लड़े। शम्स खान से इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की शम्स खान ने जो चाबियां अपने पास रख ली थी, उन चाबियों को वापस प्राप्त करने का श्रेय महाराणा उदय सिंह को दिया जाता है। मैं कैसे मान सकता हूं कि महाराणा उदय सिंह कायर शासक थे? सिसोदियों के खून में कायरता ये शब्द कहीं था ही नहीं। 1567 में जब महाराणा उदय सिंह की जब हार हुई चित्तौड़ दुर्ग में, उसके पीछे एक कारण था कि महाराणा उदय सिंह के जितने भी जो सरदार थे, जिस 1567 में महाराणा उदय सिंह के प्रमुख जो सेना नायक थे वो चुंडावत जी, और इन्हीं के कहने पर महाराणा उदय सिंह ना चाहते हुए भी चित्तौड़ के महलों को छोड़कर गोगुंदा की ओर चले गए। भारी मन से वो चित्तौड़ को इन्होंने चुंडावत जी, कल्ला राठौड़, जयमल और पत्ता सिसोदिया जैसे वीर सेना नायकों को सुपुर्द करके उदय सिंह गोगुंदा की ओर निकल गए। और इन वीरों ने अपने शौर्य का पराक्रम दिखाते हुए अंतिम सांस तक ये लड़े, लेकिन आखिरकार अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पे विजय प्राप्त कर ली थी। तो महाराणा उदय सिंह कायर नहीं थे। ये तो महाराणा प्रताप का एक बेसिक परिचय हुआ। इनका जन्म कब हुआ, इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिताजी को इतिहासकारों ने कायर कहा, वास्तव में वो कायर थे नहीं। आगे चलते हैं। एक महान शख्सियत का एक गुरु अवश्य होता है। जितनी बड़ी महान शख्सियत होती है, उस महान शख्सियत को महान बनाने में गुरु का योगदान महत्वपूर्ण होता है।
महाराणा प्रताप के गुरु आचार्य राघवेंद्र, पहले अगर कभी आपने पढ़ा है आचार्य राघवेंद्र, थोड़ा सा परिचय में इनका भी बता देता हूं। अपने आप में एक सेना के समान माना जाता था इनको, अपने आप में एक सेना, यह कहा जाता था आचार्य राघवेंद्र के लिए। और आचार्य राघवेंद्र के सानिध्य में प्रताप की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। इनकी राजनीतिक शिक्षा, इनके राजनीतिक गुरु आचार्य राघवेंद्र, इनके सैनिक गुरु आचार्य राघवेंद्र। आचार्य राघवेंद्र मारवाड़ रियासत के उस समय शासक राजा मालदेव के सेनानायक थे। राजा मालदेव के सेनानायक थे आचार्य राघवेंद्र। लेकिन वो किसी बात से खफा होकर आचार्य राघवेंद्र मारवाड़ को छोड़कर मेवाड़ चले आए और यहां पे इनको महाराणा प्रताप, कुंवर शक्ति सिंह जैसे अनमोल रत्न प्राप्त हुए। तो ये इनके गुरु थे आचार्य राघवेंद्र। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान पंडित चक्रपाणी मिश्र, पंडित चक्रपाणी मिश्र, महाराणा प्रताप के जो दरबारी विद्वान थे वो पंडित चक्रपाणी मिश्र, जिन्होंने राज सिंहासन पद्धति, राजवल्लभ जैसे कई ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई। ये इनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे। महाराणा प्रताप की जो जन्म कुंडली जो बनाई गई वो पंडित चक्रपाणी मिश्र के द्वारा बनाई गई थी। ये इनके दरबारी विद्वान थे। अब बात आती है इतिहास में, शायद आपने महाराणा प्रताप के बारे में, इनकी रानियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन इतिहास में जहां भी अपन पढ़ते हैं सिर्फ एक ही इनकी रानी का नाम आता है। इनकी पत्नी महारानी अजबदे पंवार, अजबदे पंवार, महारानी अजबदे पंवार। इतिहास में शायद आपने पढ़ा होगा कि एक महान पुरुष के पीछे एक महान महिला का हाथ होता है और एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल महिला का हाथ होता है। पंडित चक्रपाणी मिश्र ने जब इनकी कुंडली बनाई तो उस समय महाराणा प्रताप की उम्र जब 11 वर्ष थी, उस समय प्रताप का जो विवाह निश्चित हुआ वो हुआ मारवाड़ में। और मारवाड़ के शासक राजा मालदेव, राजा मालदेव के बेटे राम सिंह, और राम सिंह की पुत्री का नाम था फूल कंवर। इस फूल कंवर के साथ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का रिश्ता तय हो गया कि साहब कुंवर प्रताप का जो विवाह होगा वो फूल कंवर के साथ होगा। लेकिन पंडित चक्रपाणी मिश्र ने जब फूल कंवर और प्रताप की कुंडली आपस में मिलाई तो प्रताप को इन्होंने कहा कि ये महलों में पलने वाली, ऐसो आराम में रहने वाली ये राजकुमारी तेरे जीवन में, तेरे पग पग पे कभी तेरा साथ नहीं देगी। तो हो सके तो प्रताप तुम इस विवाह के लिए मना कर दो। प्रताप ने ऐसा ही किया, फूल कंवर के साथ विवाह के लिए इन्होंने मना कर दिया। इससे राजा मालदेव नाराज हुए और शायद आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि यहीं से, इस विवाह के नहीं होने से मेवाड़ रियासत और मारवाड़ रियासत दोनों में हमेशा हमेशा के लिए एक स्वाभाविक शत्रुता पैदा हो गई, जो राजस्थान में अकबर के पैर जमाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई। ये मेवाड़ और मारवाड़ की शत्रुता, यहां से जो ये शत्रुता प्रारंभ हुई
उसके बाद क्या होता है देखिए, पंडित चक्रपाणि मिश्र के कहने से महाराणा प्रताप का जो विवाह हुआ वो अजबदे पंवार के साथ हुआ। यह इतिहास में पहली बार हुआ कि मेवाड़ के किसी भावी महाराणा का विवाह एक छोटी सी रियासत बिजोलिया रियासत और इस बिजोलिया रियासत के जो रियासतदार थे उनका नाम था श्रीमान रामरख पंवार और अजबदे पंवार अर्थात इनकी अजबदे पंवार की माता रामरख पंवार की पत्नी हंसाबाई, दोनों की संतान अजबदे पंवार का विवाह महाराणा प्रताप के साथ हुआ। और जैसे कि भविष्यवाणी पंडित चक्रपाणि मिश्र ने की थी, अजबदे पंवार ने पग पग पे राणा प्रताप का साथ दिया इस मेवाड़ की स्वतंत्रता को बचाने के लिए। यह महाराणा प्रताप के विवाह से संबंधित बात हुई। महाराणा प्रताप का जो प्रथम विवाह हुआ वो अजबदे पंवार के साथ हुआ। मन में एक सवाल पैदा होता होगा, फूल कंवर का क्या हुआ? फूल कंवर का विवाह अकबर के साथ निश्चित हुआ, लेकिन फूल कंवर का विवाह जब अकबर के साथ निश्चित हुआ, फूल कंवर ने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखवा भेजा कि फूल कंवर की डोली कभी भी मुगल महलों में नहीं जाएगी, जहर खाके हम इस जीवन से मुक्ति पालेंगे, विवाह करेंगे तो हम प्रताप से करेंगे, अन्यथा अकबर से हम कभी विवाह नहीं करेंगे। अर्थात फूल कंवर का प्रेम भी सच्चा था महाराणा प्रताप के प्रति। अजबदे पंवार की मृत्यु के बाद जब अकबर के साथ फूल कंवर का विवाह निश्चित हुआ, फूल कंवर को अकबर के भरे मंडप से उठाकर महाराणा प्रताप ने इनके साथ गंधर्व विवाह किया था, फूल कंवर के साथ। यह महाराणा प्रताप की दूसरी एक बड़ी रानी का नाम आता है। अमर सिंह जी का लालन पालन पोषण बाद में फूल कंवर के द्वारा किया गया था। अमर सिंह महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र। ये तो महाराणा प्रताप के जीवन की बेसिक बातें हुई, इनके परिवार के बारे में, इनके माता पिता का परिचय, इनकी रानियों का परिचय और इनके पुत्र अमर सिंह। ये तो इनका बेसिक परिचय हुआ महाराणा प्रताप। थोड़ा सा आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 19 जनवरी 1597 इस स्वतंत्रता के महान पुजारी का यह अंतिम दिन था इनके जीवन का। एक धनुष पे प्रत्यंजा चढ़ाते समय इनके गहरा घाव हुआ हृदय के पास में, और जिसके बाद में इन्होंने कुछ दिनों तक चावंड में, ये इनकी अंतिम राजधानी थी इनके जीवन की, चावंड, और इसी चावंड में इन्होंने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया, और इस चावंड को जो बसाने वाला था उसका नाम था लूणा चावंडिया। चावंड में यहीं पे महाराणा प्रताप का देहांत हो गया 19 जनवरी 1597 को। और जब इनके देहांत की जब खबर धूर्त अकबर के पास पहुंचती है, तानसेन उस समय अकबर के दरबारी विद्वान हुआ करते थे, ऐसे कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु का समाचार पुत्र अकबर तक पहुंचा, अकबर उस समय लाहौर में थे, अकबर उस समय लाहौर में था। अकबर ने पैरों में अपना सिर झुका लिया, आंखों से आंसू निकल पड़े और मुंह से ये बरबस शब्द निकल सके कि मेवाड़ी राणा, मैं तुझे कभी जीत नहीं सका और यही तेरी सच्ची विजय है। आज मैं हारा और मेवाड़ी सरदार तू जीत गया। ये अकबर के शब्द थे।
महाराणा प्रताप की मृत्यु के ऊपर हिंदुस्तान की इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह ने आंसू बहाए। यह महाराणा प्रताप की मृत्यु की कहानी थी। आप लोगों के सवाल जहन में एक सवाल अवश्य पैदा होता होगा, और सवाल वो ये है कि महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच कभी प्रत्यक्ष लड़ाई क्यों नहीं हुई? बहुत बड़ा सवाल है प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए। कहीं ना कहीं हृदय में यह सवाल अवश्य कौंधता है। अकबर का इतना बड़ा दुश्मन था प्रताप, और प्रताप का इतना बड़ा दुश्मन अकबर। अकबर ने हमेशा अपने सेनापतियों के माध्यम से प्रताप को विजयी करने के बारे में सोचा, लेकिन शायद इस संसार में ऐसा कोई सेनापति नहीं था जो प्रताप को बंदी बना सके और बेड़ियों में जकड़ सके। शायद ऐसी कोई बेड़ी उस समय हिंदुस्तान में नहीं बनी थी कि जिसकी नाप प्रताप के पैर और हाथों के समान हो। अकबर ने प्रत्यक्ष लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अकबर के आध्यात्मिक गुरु थे शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, इन्हीं के कहने पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था और अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा था। इन्हीं के आशीर्वाद से उसकी प्राप्ति हुई थी अकबर को। शेख सलीम चिश्ती के पास एक बार अकबर जाता है कि मौलवी जी, एक राजपुताने का एक ऐसा राजपूत है जिसको मैं कभी जीत नहीं पाया, ऐसा कोई तोड़ बताइए कि मैं उसे जीत सकूं, मैं उसे मेरा गुलाम बना सकूं। शेख सलीम चिश्ती के ये शब्द थे कि अकबर, जिस दिन प्रताप और तेरा आमना सामना जंगे मैदान में हो गया, वह दिन तेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। और शायद यही वो कारण था जिसकी वजह से अकबर कभी प्रताप से फेस टू फेस लड़ने की हिमाकत नहीं कर सका। ऐसी महान शख्सियत जिनका नाम लेने से पूरा दिन शुभ होता है, जीवन संवर जाता है, ऐसी महान शख्सियतों को हमारे पाठ्यक्रम में विजेता नहीं दिखाकर अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा दी जाती है, जो गलत है। अकबर कभी भी प्रताप के कहीं आसपास ही नहीं लगा। उसके बाजू का जो प्रताप था, सूर्य के समान जो उसकी चमक थी उनके चेहरे पर, उसके सामने अकबर की इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी सेना, सबका रंग बिल्कुल फीका था। यह तो अकबर और प्रताप के आमने सामने युद्ध नहीं करने का एक सबसे बड़ा कारण। एक और ऐसे ही अनछुए पहलू पे आपको लेके चलता हूं मैं। इतिहासकार ये कहते ही हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी और प्रताप ने अकबर को एक पत्र लिखा। अकबर को एक पत्र लिखा कि आज से हम आपके गुलाम और आप हमारे सरदार। आज के बाद ये मेवाड़ रियासत अकबर आपकी है। अब हम कभी आपका ये प्रतिरोध नहीं करेंगे। ऐसी कुछ बातें हमें इतिहास में पढ़ने को मिलती हैं। इस बात की तहकीकात में चलते हैं अपन, देखिए वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था क्या। इतिहासकार कहते हैं कि एक पत्र लिखा था, लेकिन उस समय बीकानेर में राठौड़ वंश में राय सिंह के जो भाई थे पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ डिंगल भाषा के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। पृथ्वीराज राठौड़
पृथ्वीराज राठौड़ जो अकबर के दरबार में रहा करते थे, ऐसे कहते हैं आपस में, अगर मैं आपको एक बताऊं, एक रिश्ते की बात बताऊं, प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ दोनों मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे। ऐसे कहते हैं कि प्रताप ने जो अधीनता स्वीकार करने का जो पत्र अकबर को भेजा, वह पत्र पृथ्वीराज राठौड़ के सामने अकबर पढ़ के सुनाता है और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर कहता है कि अब तुम अपनी मूंछों को कैसे ताव दोगे? तुम रोज दरबार में मूंछें चढ़ाते हो कि हमारा प्रताप तुम्हारा कभी गुलाम नहीं होगा। देखो हमारे प्रताप ने आज हमारी गुलाम स्वीकार कर ली और आज जो मेवाड़ी पगड़ी है वो हमारे पैरों में है। इतना सुनते ही पृथ्वीराज राठौड़ की भौहें तन गई। सोचा कहीं ना कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। उन्होंने, अकबर धूर्त था, अनपढ़ था, इतना कुछ पता नहीं था, तो साहब पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर से कहा कि हम उस पत्र की हकीकत जानना चाहते हैं, हकीकत जानना चाहते हैं। तो शायद इतिहास में, पता नहीं, मेरा हृदय नहीं मानता कि प्रताप ने कभी शायद ऐसा पत्र अकबर को लिखा होगा, फिर भी इतिहासकार जैसा कहते हैं हम मान लेते हैं। उस पत्र की हकीकत जानने के लिए पृथ्वीराज राठौड़ एक प्रत्युत्तर में एक पत्र महाराणा प्रताप को लिखते हैं और ये इतना मार्मिक पत्र था कि एक मुर्दा इंसान भी जीवित हो सकता है और अपनी स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ सकता है। उस पत्र में पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया, देखिए। पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा कि जो जंगल का शेर है वो गीदड़ के संग जिंदगी जिएगा, जो अपनी मदमस्त जिंदगी जीता है जंगल का राजा शेर। यहां पे शेर प्रताप को कहा गया है, गीदड़ अकबर को कहा गया है। यह पृथ्वीराज का लेटर था। चंद्रमा जो आसमान में प्रकाशित होता है, चंद्रमा सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशवान होता है, क्या वो आज बादलों का सहारा लेगा, उनकी ओट में चला जाएगा? क्या सभी राजपुतानी आज विधवा हो जाएंगी? राजपुतानी विधवा हो जाएंगी। और क्या राजपूतों की तलवार अब मयान से बाहर नहीं निकलेगी? जिस तलवार की शोभा थी दुश्मन की गर्दन काटना, वो तलवार क्या आज के बाद कभी मयान से बाहर नहीं निकलेगी? और जो जंगल का शेर है, क्या वो अब धरती का पानी पिएगा? धरती का पानी पिएगा? शायद ऐसा कभी हो नहीं सकता। और जैसे ही ये पत्र महाराणा प्रताप तक पहुंचता है, जो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद शायद थोड़े से नर्वस हो गए थे, थोड़े से मायूस हो गए थे, उनके बहुत सारे सैनिक, उनके साथी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस पत्र को पढ़ते ही प्रताप की बाजुओं में वही जोश और जुनून वापस इस मेवाड़ की धरा को आजाद कराने के लिए जागृत हो उठा, जो जन्म से उनके साथ था। तो ऐसी महान शख्सियत हल्दी घाटी के युद्ध में विजयी हुए या नहीं हुए, मैं कहता हूं हल्दी घाटी के युद्ध में विजय महाराणा प्रताप की थी। अगर महाराणा प्रताप की विजय नहीं हुई तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद 1577, 1578, 1579, 1582 ये सारे वो अकबर के अभियान हैं जो मेवाड़ के विरुद्ध किए गए थे। ये सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, इतने सारे अभियान क्यों? एक विजेता शासक के विरुद्ध जिसको पहले ही जीत लिया गया 1576 में, उसके विरुद्ध इतने सारे अभियान, आखिर क्या जरूरत थी? अकबर को अपनी ताकत कहीं और लगानी थी। मेवाड़ में अपनी ताकत क्यों झोंकी अकबर ने? क्योंकि प्रताप को ना कभी जीवित वो पकड़ सका, ना उसे वो अपनी अधीनता स्वीकार कर सका। ये केसरिया पगड़ी थी जो कभी इन तुर्कों के सामने नहीं झुकी।
स्वाधीनता अवसर के मौके पर आज मुझे अवसर मिला आप लोगों से रूबरू होने का, और मैंने यह टॉपिक इसीलिए चुना है कि शायद कुछ सवालों के जवाब मैं आपको दे सकूं। एक और सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूं। प्रताप की हत्या करने के लिए शायद आप जानते होंगे, एक बार अकबर ने बहलोल खान को भेजा था। बहलोल खान को प्रताप ने अपनी तलवार से बहलोल खान के 2 टुकड़े करके रख दिए थे। ये इनकी बाजुओं का दम था, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बाजुओं का दम था। तो प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी इतिहास में बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू हैं जिनके बारे में सटीक जानकारी हमें नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का इतिहासकार वामपंथी जो इतिहासकार है उनके द्वारा लिखा गया है। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, वास्तविक इतिहास हमारे सामने नहीं आया। मेवाड़ एक राजपूताने की ऐसी रियासत थी जिसका टैगलाइन यही थी, अरे इनकी तो टैगलाइन यही थी, जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को, तीही राखे करतार, तीही राखे करतार। ये मेवाड़ का जो राज ध्वज था, जो केसरिया झंडा था जिसपे सूर्य का प्रतीक होता था, उस पे लाइन लिखी होती थी कि जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार, अर्थात जो धर्म के प्रति दृढ़ है, जो अपने धर्म का पक्का है, उसकी रक्षा तो ईश्वर करते हैं, उसकी रक्षा तो ईश्वर करते हैं। महाराणा प्रताप, इनके बारे में आप लोगों के जहन में एक और सवाल पैदा होता होगा कि प्रताप का जन्म तो 1540 में हो गया था। 1567 में जब चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ, कुछ लोग ऐसे में देखता हूं यूट्यूब पे, मैंने कई सारे वीडियो देखे, वहां पे कमेंट्स लिखते हैं, लोग इसको जातिवाद पे ले जाते हैं कि प्रताप इतने ही ताकतवर थे तो 40 से गिनती लगाते हैं, 50, 60, 67, 27 साल का एक भरपूर यौवन से पूरित योद्धा, 27 साल की उम्र में आखिर प्रताप था कहां 1567 के आक्रमण में? इस सवाल का जवाब मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 27 साल की उम्र में महाराणा प्रताप जब चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ था, तो उस समय मेवाड़ के महाराणा तो उदय सिंह थे, और उदय सिंह की आज्ञा से महाराणा प्रताप उस समय वाराणसी गोस्वामी तुलसीदास से मुलाकात करने के लिए निकले हुए थे। इतिहास में आपने पढ़ा होगा, गोस्वामी तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। तो वाराणसी में महाराणा प्रताप तुलसीदास से मुलाकात करने के लिए अपनी पत्नी अजबदे पंवार के संग निकले पड़े थे, और उधर अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। जिस दिन प्रताप की मुलाकात गोस्वामी तुलसीदास से होती है, गोस्वामी तुलसीदास ने प्रताप से परिचय ने पूछकर इनको कई सवालों के जवाब दे दिए। प्रताप का पहला सवाल है, मैं कौन हूं? तुलसीदास का जवाब था, आप भगवान श्री राम के वंशज हो। जो लोग राम पे अंगुली उठाते हैं ना, वो ध्यान से सुन लेना, आज प्रमाण है इसका। भगवान श्री राम के वंशज हैं। कौन? महाराणा प्रताप। आप भगवान श्री राम के वंशज हो। आपका जन्म इस हिंदुस्तान से तुर्कों की गर्दन काटने के लिए हुआ है। और प्रताप, तुम गलत समय पे मेरे से मुलाकात के लिए आए हो। चित्तौड़ पर आक्रमण होने वाला है, जितना जल्दी हो सके आप वापस चित्तौड़ लौट जाओ। प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, जब तक प्रताप वापस चित्तौड़ लौटते हैं, अकबर ने चारों तरफ से इस दुर्ग को घेर लिया था। कैसे भी करके किसी गुप्त मार्ग के द्वारा प्रताप चित्तौड़ दुर्ग तक पहुंचते हैं, लेकिन चुंडावत जी, कल्ला राठौड़, जयमल और पत्ता सिसोदिया के कहने पर जब प्रताप नहीं माने,
प्रताप के खाने में एक बेहोशी की दवा मिलाकर इनको चित्तौड़ के राजमहलों से कहीं दूर भेज दिया गया, ताकि अगर आज चित्तौड़ में कुछ अनहोनी होती है तो इस मेवाड़ की धरा को आजाद कराने के लिए सपूत जीवित रहे। और यही वो कारण था जिसकी वजह से 1567 के युद्ध में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का कई वृतांत हमें सुनने को नहीं मिलता है। ये बाजुएं शायद उस समय होती तो ना फूल कंवर को 1567 में साका करना पड़ता, ना जयमल पत्तो सिसोदिया को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती, और ना अकबर के कभी मंसूबे साफ होते। ये हमारे इस मरुधरा के, इस राजपुताने की ये महान शख्सियत है। इनका जितना गुणगान करूं, जितना वृतांत इनके बारे में मैं आपको बताऊं, बहुत कम है। मैटर की कोई कमी नहीं है बेटा, इतना सारा मैटर है। 10 दिन भी लगातार अगर हम क्लास लेते रहे तो शायद ही हम इस महाराणा, इस महान शख्सियत का अध्ययन कभी पूरा कर पाए। ऐसी महान शख्सियत है ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को, सभी देशवासियों को, सभी राजस्थान वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें कुछ नहीं चाहिए, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, हमें तो सिर्फ प्रताप जैसा हमें शासक चाहिए जो हमारी स्वतंत्रता को बरकरार रख सके। विकास तो हम कर लेंगे, जीवन मार्ग पर तो हम बढ़ लेंगे, हमें तो एक अच्छा मार्गदर्शक चाहिए। जय हिंद, जय भारत।